नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर मैं राजेश यादव सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्पोर्ट्स टुनाइट के पेज के माध्यम से आपको खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों के साथ जिस प्रकार से हम इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। आज एक ऐसी भारत की बेहतरीन रेसलिंग की खिलाड़ी जिन्होंने कि भारत का नाम देश में विदेश में रोशन किया है, उनके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके साथ उन तमाम विषयों पर जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में रेसलिंग के मैट पर किस प्रकार से खेला है, जिया है, देखा है। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से और उन तमाम सफलताओं को। दोस्तों, सफलता के 3 सोपान: अनुशासन, अध्ययन और अभ्यास। यदि आपको जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर कामयाबी के आसमान को छूना है तो आपको जीवन में अनुशासित रहना होगा, लगातार अध्ययन करना होगा और अपने सारे अभ्यासों को निरंतरता की मोहर लगानी होगी। तब जाकर कहीं आप जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जिसका सपना आपने अपनी जागती हुई आंखों से देखा हो। ऐसे ही अपने उन तमाम सपनों को जीत की इमारत बनाकर बुलंदियों के शिखर पर पहुंचने वाली भारत की मर्दानी बेटी, जिन्होंने भारत की माटी से लेकर विदेशों के धधकते मैट तक अपने नाम का दिव्या स्तंभ गाड़ दिया, भारतीय तिरंगे को अपने सीने से लगाकर हम सबको गौरवान्वित करने वाली, हम सबकी प्यारी राजदुलारी भारत की अनमोल स्वर्ण तुल्य बेटी, जिनके साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दिव्या काकरन जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसी हैं आप इस समय, जबकि कोरोना का संकट चल रहा है पूरे विश्व में, भारत में भी? मैं बहुत अच्छी हूँ और हाँ जी, पता है कि बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है देश के ऊपर। पर लेकिन हाँ, जी हम जिस जगह हैं हम थोड़ा सेफ है यहाँ पे। जी जी जी। हम आशा करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार इस संकट के समय में जिस तरह से अपने घर में आप अपने परिवार के साथ आप सुरक्षित होंगे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम आपसे आपके जीवन की उन तमाम यात्राओं की बात करेंगे, आपकी कहानी आपकी ही जुबानी सुनेंगे और यहाँ इस माध्यम से सभी को सुनाएंगे। तो दिव्या जी, हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे उन तमाम प्रश्नों का जो कि दर्शक और आपके चाहने वाले आपके माध्यम से सुनना चाहते हैं। दिव्या जी, सबसे पहले तो आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। मैं बहुत ही मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ और जब जी मैंने कुश्ती स्टार्ट करी थी तब भी हम बहुत ही साधारण परिवार से थे। तब हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी थी उस टाइम पे, जी क्योंकि क्योंकि 3-3 बच्चों को पहलवानी कराना, और फिर पहले तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, पर लेकिन गाँव में कुछ भी जीवन नहीं था हमारा। तो पापा जी ने सोची कि जी दिल्ली लेके चलते हैं, जो भी बनाना है दिल्ली में ही कराएंगे, क्योंकि मेरे पापा जी दिल्ली में ही एक अखाड़ा है, गुरु राजकुमार अखाड़ा, मेरे पापा जी वहीं पे कुश्ती करते थे। तो फिर पापा जी ने सोचा कि जी अगर मैं गांव में जाऊंगा तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है, तो बच्चों को ही और हम सबको फिर मेरे पापा दिल्ली ले आए थे। फिर दिल्ली हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। जी जी जी। पढ़ाई आपकी कहाँ, कैसे और सबकी मतलब किस प्रकार से हुई, स्कूली पढ़ाई? पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में मेरा नर्सरी क्लास में दाखिला हुआ था, पर लेकिन पढ़ाई में मेरा जी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि बचपन से ही बिल्कुल भी मन नहीं था पढ़ाई में। तो तब मम्मी पापा सोचते थे कि इसके जीवन का क्या होएगा क्या नहीं होएगा, ये लड़की अभी बस कम से कम 10वीं 12वीं तो कर ले, जिससे शादी हो जाए, जी इसकी जी जी इतना ही कर ले ये। पर लेकिन उन्हें नहीं पता था जी कि मैं तो इन चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाऊंगी। तो एक बार मम्मी ने बोल दिया कि ये पढ़ती लिखती तो है नहीं, कम से कम इस, क्योंकि मेरा भाई उस टाइम पे अखाड़े जाता था, बड़े वाला देवसैन। तो जब वो अखाड़े जाता जी था तो मम्मी ने कहा कि इसके पीछे पीछे कभी कभी चली जाया कर।
तो मम्मी ने मुझे भेज दिया और मैं भी चली गई, क्योंकि बोलते थे कि पढ़ती लिखती नहीं है। तो तब मैं वहां पे गई तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि सिर्फ मिट्टी में खेलना कूदना पड़ रहा है और कुछ ऐसा करना नहीं पड़ रहा। तो तब मेरे वहां से मेरी कुश्ती की कहानी स्टार्ट हो गई, और मजाक से ही स्टार्ट हुई थी। पर लेकिन सीरियस मेरे जी पापा तब हुए, तब वो हरियाणा में जाते थे, लड़कियों को देखते थे कि वो इतनी अच्छी कुश्ती करती है और लड़कियों से इतना नाम हो रहा है। तब पापा ने मुझे थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया, और पापा जी ने भी मुझे कहा कि जो तूने मजाक मजाक से शुरू करी, जो चीज तूने, अब उसमें सीरियस होना जी पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और मेरे अंदर बचपन से ही बहुत ज्यादा जुनून था कि कुछ ना कुछ करना है मुझे। पहले तो अपने लिए ही था कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, पर लेकिन अब जी जब मैं बड़ी हुई, जब पता चला कि मुझे अपनी नहीं, मुझे देश के लड़ना है और देश का झंडा हमेशा मुझे ऊपर लहराना है तो वो सब कहानी फिर वहां से स्कूल से शुरू हो गई। जी 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 दिव्या जी, आपकी कहानी स्कूल से शुरू हुई, लेकिन हमने देखा है आपने माटी पर दंगल करते हुए, तो जब एक लड़की दंगल में सभी लोगों के सामने आई, तो कैसा लग रहा था? पब्लिक को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि पब्लिक ने हमेशा लड़के और लड़के की लड़ाई देखी थी, लड़की और लड़की की देखी थी। पर लेकिन जहां मैं जी 10-12 साल की छोटी सी लड़की और एक लड़के को चैलेंज कर रही थी, तो उस टाइम पे पब्लिक बहुत ज्यादा खुश थी। पब्लिक को उत्साह था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। कहा मेरी आंखों में एक ये जुनून था, मतलब मुझे ये था कि हाँ मुझे जीतना है। और जी मतलब जब मेरी कुश्ती पहली, एक लड़का था रामपुर मेरी उस लड़के से जब बाउट हुई थी, तो मैं तो पूरी सीरियस थी और मुझे बस ये था कि मुझे दंगल जीतना है। वो मेरा पहला दंगल था। तो मेरी जी मिट्टी की कुश्ती फिर वहां से रामपुर दंगल से फिर स्टार्ट हो गई थी, जब मैं 10 साल की थी। जी 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 उसके बाद आपने लड़कों को दंगल में माटी पर पटकना शुरू किया, तो कुछ याद है आपको अब तक कितने लड़कों को पटका होगा आपने दंगल में? ये तो मुझे पता नहीं कि मैंने कितने लड़कों को अब तक पटका होगा। बस हाँ, मैं हारी दो जी बार हूँ लड़कों से, ज्यादा नहीं हारी, जी 2 बार में, वो भी बाय मिस्टेक, और एक बार जब मैं बहुत छोटी थी। पर लेकिन हाँ, हाँ लड़कों से मेरी काफी बाउटें हुई है मिट्टी के जी दंगल में। जी 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 और दिव्या जी, कभी ऐसा होता था जब लड़के खुद डर कर पीछे हट जाते थे आपको देखकर नहीं दंगल ऐसा में? तो, नहीं ऐसा तो नहीं होता था। मतलब अगर कोई हल्का लड़का है तो फिर वो दूसरे को बोलता था कि तू लड़ ले इसके साथ, नहीं बोलते तो तू ही जी लड़ ले, ऐसे करके तो शर्त लगती थी। तो कोशिश जी होती थी कि तगड़े से तगड़ा लड़का लड़े, क्योंकि लड़कों को भी फिर शर्म आती थी कि हम एक लड़की से ना हार जाए और फिर बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो कितने ही गांव के लड़के ज्यादा लड़ते थे कि जी मतलब हमारे गांव में आके चैलेंज कर रही है तो फिर मैं लड़ूंगा, ऐसे करके थोड़े चैलेंज होते थे। पर लेकिन अब 4-5 साल हो गए कि मैं दंगल नहीं लड़ती, अब मिट्टी के, अब मैं मैट की कुश्ती लड़ती हूँ। जी 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 दिव्या जी, अभी आपने बात की आपने माटी छोड़कर मैट पर खेलना शुरू कर दिया था, तो माटी से लेकर मैट पर का जो परिवर्तन हुआ, वह कैसे और अंतर क्या लगा आपको? अंतर तो बहुत ज्यादा था। जब मैं मिट्टी पे लड़ती थी ना, तो मैं थोड़ा, मतलब वो मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर की हालत जी इतनी तंग थी बहुत ज्यादा। तो मुझे मिट्टी पे जी लड़ना इतना पसंद भी नहीं था कि ठीक है मैं लड़ रही हूँ सिर्फ एक मजबूरी के कारण। दुनिया हंसती भी थी, पब्लिक भी बोलती थी कि लड़की लड़के से जी लड़ रही है। हमारे कुश्ती के ही खुद लड़कियां लड़के मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको शायद लड़कों से जी लड़ने में ज्यादा मजा आता है, लड़कियों से कम आता है। मतलब इतनी चीजें जी मुझे भी सुननी पड़ती थी, मेरे पापा को भी सुननी पड़ती थी। पर लेकिन हमने कभी उनको जवाब नहीं दिया, ना ही कभी किसी जी लड़की को जवाब दिया, ना किसी लड़के को, ना ही कभी पब्लिक को जवाब दिया। क्योंकि हमें पता है और भगवान जी को पता है कि मैं दंगल लड़ किस लिए रही हूँ, मेरी मजबूरी क्या है। उस टाइम पे मेरी हमारी जी पैसों की तंगी थी, क्योंकि एक पहलवान की डाइट सिर्फ जो रेसलिंग करता है या जो पहलवान है वो ही समझ सकता है कि एक रेसलर की डाइट जी कितनी होती है। और मेरे पापा तो मुझे और मेरे भाई देव दोनों को करा रहे थे, तो उस टाइम पे हम किसी की जी नहीं सुनते थे। पर लेकिन जब मैं दंगल में भी अच्छे रिजल्ट आने लगे, वो एक सिर्फ मजबूरी में स्टार्ट हुए थे दंगल। और दूसरा फिर मेरे पापा ने जी दिमाग भी थोड़ा चेंज किया मेरा कि ये मजबूरी मत समझ, अगर मैं आज यहाँ पे सबको जी हराऊंगी तो मैट पे बहुत ज्यादा आसानी होगी मेरे लिए। और ऐसा जी ही जी हुआ। जी हमारी मैट की कुश्ती एक साल में कम से कम 3 या 4 बार होती है, नेशनल एक साल में एक बार होता है, एशिया एक साल में एक जी बार होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप एक साल में एक बार होती है। तो सिर्फ 4-5 कंपटीशन है, मैट के तो कम से कम होते हैं। पर लेकिन मट्टी में महीने में 3-4 बार लड़ना, तो वही चीज में रवा होती चली गई। और जब मैं मैट पे आई तो जी मुझे इतना इतना फर्क नहीं पड़ा, बस बल्कि मैं कुश्ती जल्द जीतती थी, क्योंकि मैं हमेशा पटकने की आदत थी, मतलब बायफॉल चित। तो उसका जी फायदा मुझे बहुत ज्यादा हुआ जब मैं मिट्टी से मैट पे आई।
तो मतलब ज्यादातर जी मेरी कुश्ती अब तक भी मेरी कुश्ती ज्यादातर बायफॉल जीती होती है। पॉइंटों से मैं बहुत कम जीतती हूँ, ज्यादातर मैं बायफॉल ही जीतती हूँ। अब ये सीनियर वगैरह में जी आ चुके हैं, ये रहता है पॉइंट लेना है, 1 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट लेना है। पर लेकिन मेरे अंदर अब भी जी यही है कि मैं बायफॉल जीती अपनी सारी कुश्तियां करूँ। जी जी जी। दिव्या जी, एक सवाल ये भी है कि अभी आपने बताया वैसे ज्यादा मजा और ज्यादा मुश्किल किस में लगता था, मैट पे या माटी पे लड़ते हुए? मुझे ज्यादा अच्छा और मतलब जो मतलब दिल से मैं खुश होके लड़ती थी वो मैं मैट पे लड़ती थी, क्योंकि जी मट्टी से सिर्फ हमारी गांव तक की पहचान है कि सिर्फ हमें गांव गांव में जान रहे हैं, और मट्टी पे सिर्फ हम जी अपने लिए लड़ रहे हैं और कुछ पैसों के लिए लड़ रहे हैं। जी पर लेकिन मैट जी पे जो मजा आता है, क्योंकि वो हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। पहले अपने जिले के लिए लड़ते हैं, स्टेट में, फिर हम जब नेशनल जाते हैं तो अपने देश के लिए लड़ते हैं, और जब हम विदेश में जाते हैं अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता रहता है, स्टेट, जिला, अपनी स्टेट, मतलब जी ये सब फिर आगे बढ़ता रहता है। पर लेकिन जो जो मैट की पहचान है वो हमारी हमारी वर्ल्ड तक की पहचान है, क्योंकि मैट ओलंपिक में जी भी जी जाते जी हैं अगर मैट पे लड़ते हैं तो, और सीनियर्स भी लड़ते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस भी लड़ते हैं। तो वो सिर्फ मैट पे पॉसिबल है, मिट्टी पे पॉसिबल नहीं है। मैट से हम अपने देश की पहचान बढ़ा सकते हैं, पर मिट्टी पे सिर्फ अपनी जी पहचान होती है और किसी की पहचान नहीं होती है। जी जी जी। दिव्या जी, आपने पहचान की बात की। दिव्या की पहचान अब पूरे देश में, पूरे विश्व में हो चुकी है। आपने बातों ही बातों में दो नामों का बहुत जिक्र किया। एक तो आपके पिताजी का, दूसरे आपके भाई का। आपके भाई देव जी का कितना बड़ा रोल आपकी इस कामयाबी के पीछे है? मेरे भाई देव का इतना बड़ा रोल है कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। और जी चाहे मैं उसके लिए दूसरा जन्म भी ले लूं, उन्होंने जो मेरे लिए जी किया है वो तो मैं कभी नहीं उतार जी सकती हूँ, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने, क्योंकि जो उम्र उनकी करने की थी उस उम्र में वो खड़े हुए मेरे लिए। क्योंकि डाइट की, मैंने आपको बताया कि डाइट का इतना बंदोबस्त नहीं था हमारा। और जिस अखाड़े जी में जी जाती हूँ उस अखाड़े में सिर्फ पहले लड़कियां करती थी, थोड़े बहुत लड़के करते थे। और तीसरी जी बात कि उसका स्कूल 12:30 बजे का था और शाम को 5:30 तक, और मेरी ट्रेनिंग होती थी 3:30 बजे। तो जब भैया ने ये जी सारी चीजें देखी कि एक लड़की के साथ मतलब उसके भाई का या पिता का होना बहुत जरूरी है, तो मेरे पापा दंगलों में भी जाते थे और भी काम करते थे। पापा के पास थोड़ा ही टाइम निकलता था, मतलब जितना भी निकाल पाते थे, पर लेकिन भाई हमेशा मेरे कांधे से कांधे मिलाकर मेरी परछाई, मतलब हमेशा खड़े रहे मेरे पीछे। और उनका जी जी सहयोग जो है, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। जो उन्होंने अपना सारा जी फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद किया, और आज मुझे जी थोड़ी खुशी होती है कि मैंने वो व्यर्थ नहीं जाने दिया, कि मैंने कुछ करके दिखाया। और मेरे भाई को भी जी खुशी होती है कि जिस चीज पे मैंने भरोसा किया, आज उसने कुछ जी करके दिखाया। तो भैया को इस चीज की बहुत जी खुशी जी जी होती है। और मुझे भी, कि भैया ने जो अपना फ्यूचर मेरे लिए खराब किया वो मैंने, मतलब उस पे मैं खरी होके दिखाई। और जी जी मेरे पापा ने भी ऐसा ही किया, कि मुझ पे भरोसा किया। गांव वालों की नहीं सुनी, दुनिया की नहीं सुनी। जो हमारे, मतलब जहाँ हमारी दुकान थी उसके बराबर में कितने ही लोग बोलते थे, जिस अखाड़े में मैं जाती थी वहां पे सब बोलते थे जी कि लड़की को पहलवानी मत करा, गलती कर रहा है ये। आज वही सब ये बोलते हैं कि हमारी बेटी है, हमने स्टार्टिंग कराई थी, हम इसकी हेल्प करते थे, हम ये करते थे। क्योंकि बनने के बाद सब बोलते हैं, पर लेकिन जब कुछ नहीं जी बनते तो घर के ही बोलते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। यही होता है, हकीकत यही है। जी जी। जी दिव्या जी, लोगों की प्रतिक्रिया इसी प्रकार से होती है। कामयाब होने पर सब पीठ थपथपाते हैं, और नाकामयाब होने पर निश्चित ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। आपके भाई का रोल जिस प्रकार से आपके भविष्य को बनाने में रहा है, आपने अभी कुछ वाक्य कहे हैं जो मेरे दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचाई है। आपने कहा कि अपना फ्यूचर उन्होंने बर्बाद किया है। उन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं किया, उन्होंने आपका भविष्य जिस सुनहरे अक्षरों में लिखा है, और उन अक्षरों को लिखने के लिए जो मेहनत उन्होंने की है, वह इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। और पूरा भारत उन पर गर्व करता है, नाच करता है, और इतिहास के पन्ने जो आपके लिखे जा रहे हैं उनमें उनका रोल बहुत ही सुंदर अंदाज में लिखा जाएगा। दिव्या जी, आपके परिवार के बारे में बात कर रहे थे, आपने देव जी के बारे में बताया, आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, आपकी मम्मी के बारे में थोड़ा सा आप बताते बताते रहेंगी। और कोई घर का बड़ा बुजुर्ग जो जिनका आशीर्वाद आपके साथ रहा है इस रेसलिंग के मैच के लिए? मेरी मम्मी का ये था कि जब मैंने, जैसे कि पहले बताया, कि जब हम पहलवानी करे थे, दो में से सिर्फ एक ही पहलवानी कर सकता था। तो मेरी माँ को ये जी था कि मेरा बेटा पहलवानी करे, क्योंकि वो पहले से कर रहा था। जी पर मेरे पापा को ये था जी नहीं, कि दिव्या पहलवानी करेगी।
तो माँ को तो हमेशा जी बेटे का ही होता है कि नहीं मेरा बेटा करेगा, पर लेकिन मेरे भाई ने जैसे मेरी मम्मी को समझाया तो मेरी मम्मी भी जी समझी। और मेरी मम्मी को कितनी औरतें बोलती थी, गाँव में बोलते थे कि इस क्या करवा रहे हो, इसकी कल को शादी भी नहीं होगी, कान वान टूट गए, चोट वोट लग गई, क्या होएगा इसका। मम्मी को बोलते थे अगर लड़की बिगड़ गई या फिर गलत काम में पड़ेगी तो फिर क्या करोगे, पर लेकिन मेरी मम्मी ने किसी की भी नहीं सुनी, कान बंद करके सिर्फ मुझे समझाया कि आज जो हम जितना बड़ा विश्वास कर रहे हैं ना, बस उस पर खरा उतर के दिखाना है कि हाँ, दिखाना है कि लड़की भी कुछ करके दिखा सकती है। यही नहीं कि हम सिर्फ जी लड़कों को बढ़ावा देते जाए, लड़के ही सब कुछ कर रहे हैं। और मम्मी को तो जी ये भी बोलते थे कि कल को दो रोटी कौन देगा, लड़की देंगे या फिर लड़का देगा, लड़की तो दूसरा घर की अमानत चली जाएगी और लड़का देगा। पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो वृद्धाश्रम ये है, इतने सारे बुजुर्ग है, ये कौन है, लड़कों की वजह से है और किसकी वजह से है। तो बेटी तो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक खुद बेटी हूँ, मैं खुद समझती हूँ कि मतलब बेटी इस घर की भी जिम्मेदारी संभालती है और जब उसकी शादी हो जाती है वो उस घर की भी जिम्मेदारी संभालती है, दो दो जिम्मेदारी संभाल के चलती है। तो फिर और तभी बेटी को ये बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती या फिर इसको शादी करके दूसरे के घर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई भी कोई संभाल सकता है जो जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ आज। तो वो किस वजह से कि जी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया, उन्होंने कभी मुझे लड़की लड़की की गिनती में नहीं लिया। हमारे गांव में आज भी पहले खाना लड़के को दिया जाता है और बाद में लड़की को, पर लेकिन मेरे घर में बचपन से पहले खाना मुझे दिया जाता है, उसके बाद में मेरे भाइयों को दिया जाता है। उन्होंने कभी भेदभाव किया जी ही नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, इस कारण की आज मैं यहाँ पे हूँ। तो जी मतलब मेरी मम्मी का भी इतना बड़ा सहयोग रहा है, वो खुद एक लेडी है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद दब के रही हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि देख, हमें हमेशा दबा के रखा है ना, कभी स्कूल गए ना, कभी गेम की तो तू भूल ही जा, कभी घर से पाँव नहीं रखने दिया बाहर की, कभी बाहर नहीं जाना। और मैं तुझे, मम्मी ने मुझे फुल आजादी दी है कि मैं विदेश तक गई हूँ, खुद 24 बार मैं विदेश तक जा चुकी हूँ, वहां से मेडल लाई हूँ। तो किस वजह से, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर विश्वास किया है, इस जी जी कारण जी मैं आज यहाँ पे। और मम्मी को भी इस चीज पर गर्व होता है कि हम आज तक कभी किसी स्टेट में नहीं जा पाए घूमने के लिए या फिर किसी मतलब कहीं पे बाहर नहीं जाने देते थे, और मेरी लड़की विदेश तक जा रही है तो किस वजह से कि मेरी माँ ने मेरे पे विश्वास किया है। तो ये जी नहीं जी होता जी कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते, सिर्फ लड़कों को बढ़ावा देते हैं, और लड़के फिर ज्यादातर कितने ही लड़के हैं जो कुछ नहीं करके दिखाते हैं, नाकमपना करते हैं और माँ बाप का जो खून पसीने का पैसा है उसको भी बर्बाद करते हैं। जी 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 दिव्या जी, आपने रेसलिंग की शुरुआत की, साथ में पढ़ाई का भी आप जिक्र कर रही थी। तो पढ़ाई और खेल किस प्रकार से आप उन शुरुआती समय में बैलेंस करती थी? पढ़ाई का तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, पर लेकिन पापा अच्छा हमेशा अच्छा। बोलते थे कि पढ़ना तो पड़ेगा, कि थोड़ा बहुत तो पढ़। और तब जी जी मतलब मैं एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था एक बार। जी। तो तब मैं आई, तो मतलब मेरा इंटरव्यू, ओ सॉरी, क्या बोलते उसको, सिग्नेचर जब मांगते, क्या बोलते उसको, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ, जब ऑटोग्राफ मांगते मुझे बहुत शर्म आई कि मैं ऑटोग्राफ कैसे दूं। फिर थोड़ा मैंने लिखा जी है ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी राइटिंग, तब मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। तो तब मैंने थोड़ा पढ़ाई भी स्टार्ट करी। और जिस टाइम पे जी मैं मेरा खेल और पढ़ाई दोनों चल रही थी, उस टाइम पे जो मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल की, वो मेरा काम करके जी लाते थे और मेरे टेस्ट भी कितने ही वो कराते थे, और जो मेरे टीचर्स वगैरह थे उनको भी दिख गया था कि हाँ मैं कुछ करके दिखा रही, तो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, इसलिए मुझे पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं हुई और ना मुझे उन्होंने कभी पढ़ाई की चिंता होने दी। जी। तो दिव्या जी, जिस प्रकार से आपने रेसलिंग की शुरुआत की, हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती समय में कितना अभ्यास, कितना प्रैक्टिस मैट पर करना पड़ता था आपको? मैट पे जब जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ मेरे अंदर मतलब पावर थी, मतलब नेचुरल थोड़ी बहुत पावर थी, टेक्निक नहीं थी मेरे जी अंदर। पर लेकिन जी जब धीरे धीरे मैट पे आई, फिर मैट शुरू किया, इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही थी मेरी। शुरू शुरू में मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रही थी और मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत कम थी मेरे हिसाब से। इंडिया में जी सही परफॉर्मेंस आ रही थी, पर लेकिन बाहर कोई मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी। पर लेकिन जब मुझे व्लादिमीर कोच मिले, जो मैं जब मैं गुरु प्रेरणानंद अखाड़े में करती हूँ, मैं वैसे जो मेरे कोच है विक्रम कुमार, वो भी एनएस कोच है, उन्होंने भी काफी अनुभव है, वो भी सीनियर कैंप में रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी सिखाया। पर लेकिन मैं टेक्निक्स में इतना ध्यान नहीं दे पाती थी। पर लेकिन जब से जी व्लादिमीर कोच आए, मेरे जॉर्जिया से है वो, तो उनकी वजह से मेरा काफी इंप्रूवमेंट आई मेरी कुश्ती में। अब वो
हार्ड वर्क कम कराते हैं और स्मार्ट वर्क ज्यादा कराते हैं मेरा, तो उससे थोड़ा रिजल्ट में जी मेरे फर्क पड़ा है। 2-2.5 घंटे सुबह करती हूँ और 2-2.5 घंटे में शाम को करती हूँ। जी जी जी। दिव्या जी, ये तो आपके शुरुआती जीवन और प्रैक्टिस के बारे में हो गई। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो घरेलू प्रतियोगिताएं की, जैसे जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, तो उन कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत किस प्रकार से हुई आपकी? मैं पहले मैं स्टेट मेरे दिल्ली में ही लड़ी थी, क्योंकि मैं पहले दिल्ली से लड़ती जी थी। तो जी 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 दिल्ली से लड़ती थी तो दिल्ली में पहले जब मैं स्टेट में फर्स्ट आई तो मुझे लेके नहीं गए, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। जी तो जी जी अगली बार फिर मैंने फिर ट्राई किया तो मैं फिर फर्स्ट आ गई, तो मैंने कहा अब तो लेके चले जाओ। तो 2011 की बात है कि 2011 में मैं नरवणे गई थी हरियाणा में, स्कूल नेशनल था, तो जी वहां पे मेरा ब्राउन्स मेडल आया था। जी फिर मेरे धीरे धीरे भगवान की दुआ से 2012 में मेरा सिल्वर मेडल आया, और जी 2013 से मेरे गोल्ड मेडल आने शुरू हो गए थे। 2013 में जी स्कूल नेशनल में गोल्ड आया, रूरल नेशनल में गोल्ड आया, अंडर 20 सॉरी एशिया चैंपियनशिप कैडेट का जो होता है उसमें सिल्वर मेडल आया, नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उस साल मेरे लगातार ही 3-4 गोल्ड और एक एशिया का सिल्वर मेडल आया था। और तब से ही मेरे लगातार 2019 में मेरा जलंधर में सिल्वर मेडल आया, वरना मेरे सारे नेशनल में गोल्ड है। जी जी जी। आपके गोल्ड भारत में काफी आए हैं, और यदि स्टेट की बात करें तो दिल्ली में भी आपने लगभग 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। दिव्या जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए पहली बार गई थी, जब आपका फर्स्ट, यदि हम कहें, नेशनल कंपटीशन था, तब उस समय दिल में क्या कुछ चल रहा था, मैच को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर? मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं पहली बार लड़ रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा जी घबरा सी रही थी थोड़ा। बस मुझे ये था कि मुझे अच्छा करके दिखाना है, गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है। और मतलब पूरा जी जुनून था मेरे अंदर। तो जब मैं जी जीतती रही, जब मेरी फाइनल में जाने के लिए कुश्ती थी, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं दंगलों को ज्यादा मानती थी कि बाय फॉल चित कर दूंगी, बाय फॉल चित। तो मेरे पॉइंट ज्यादा थे, जी पर लेकिन मुझे इतना नहीं पता था, और मैंने सोचा कि मैं चित कर देती हूँ सीधा। तो चित करने के चक्कर में जी वहां पे मैं थोड़ा मैं चित हो गई थी खुद ही, गलत दांव लग गया था। और फिर मेरा वहां पे जी ब्राउन्स मेडल आया था, तो मुझे ब्राउन्स मेडल की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा रोई थी उस टाइम। तब मेरे पापा ने जी समझाया था कि एकदम अगर हम, मतलब अगर हमारी लकीर सीधी चल रही हो तो वो अच्छा नहीं होता, अगर ऊपर नीचे जी चलता रहे तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर पापा ने अपने तरीके से समझाया कि एकदम गोल्ड ले आएगी तो फिर उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी, आज ब्राउन्स आया, कल सिल्वर भी आएगा, फिर गोल्ड भी आएगा, तब पता चलेगा ना। तो पापा ने कहा मैं जी और मेहनत बढ़ाऊं, फिर मैंने और मेहनत बढ़ाई। फिर मेरा 2012 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिल्वर था, और फिर गोल्ड 2013 में। जी जी जी। दिव्या जी, अभी आपने बात की कि आप गलत दांव खेल बैठी। आप पर ये आरोप भी है कि आप जिस प्रकार से आखिरी समय में अपनी टेक्निक को चेंज करती हैं, दांव बदल देती हैं और सबको भ्रमित कर देती हैं, आपके कोच को, आपके चाहने वालों को, तो ये क्या कुछ आपके दिमाग में चलता है मैट पर जब आप खेलती हैं तो? दंगल तो थोड़ा ज्यादा खेल रही हूँ, तो मुझे यही रहता है कि मुझे चित करना है, और इस कारण मैं एक थप्पड़ भी खा चुकी हूँ रशिया की लड़की जी से। रशिया की जी लड़की से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में सब जूनियर में मैं जी थप्पड़ भी खा चुकी हूँ। हुआ था क्या कि उस टाइम पे 7 और 0 से कुश्ती खत्म होती थी, तो उस लड़की के 6 पॉइंट हो चुके थे, और सिर्फ एक ही जी पॉइंट उसको लेना था, और मैंने बायफॉल चित कर दिया भंगड़ी मार के। तो जी उसको इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने ये गुट बनाया, और मेरे एकदम, मतलब कान पे बहुत तेज गुस्सा मारा गुस्से में। तो मतलब होता ही है कि हम एक एक करके पॉइंट ले रहे हैं, और इसने एकदम बायफॉल चित कर दिया, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पर लेकिन ये बचपन से ही है कि मैंने बचपन से ही थोड़े दंगल जाते लड़े, इसका इसका फायदा मुझे आज तक होता है। दिव्या जी, जब उसने आपको एक गुस्सा लगाया होगा, तब आपको और गुस्सा आया होगा, सोचा होगा कि मैं भी एक दो गुस्से लगा दूं, नहीं मन में चल नहीं, रहा था? इतनी तेज मारा था, मैं तो वही लौट गई थी। फिर बाद में पता चला कि उस लड़की को 3 साल के लिए बाहर निकाल दिया, ओ हो, जी जी जी। क्योंकि जिस प्रकार से नियम है उनके रेसलिंग के। खिलाफ था कि हम अपने, मतलब एक स्पोर्ट में है और हम गलत चीजें कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्लेयर को मार रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। तो इसलिए वो 3 साल के लिए बाहर हो गई थी। जी जी बिल्कुल। खेल को नियमों के आधार पर ही हाँ खेलना जी, एक अति मर्यादा में आवश्यक रहना होता है। चाहिए हर एक। हाँ जी, हाँ, जी एक रूल होता है उनका, पर लेकिन वो रूल से बाहर गई, तो इसलिए उसको बाहर होना पड़ा। जी 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 जी। गुस्सा कंट्रोल काफी आवश्यक होता है खेल में। दिव्या जी, हम बात कर रहे हैं आपसे आपके खेल के विषय में। अब हम और कुछ जानेंगे खेल के बारे में, आपके प्रतियोगिताओं के बारे में।
लेकिन यदि हम कहें भारत केसरी की जो कि आपने 8 बार जीती है, तो उसका कुछ वर्णन। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? थोड़ा सा आवाज आपकी रुक रही है। आपका नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। जी जी, कोशिश कर रहे हैं हम नेट को व्यवस्थित करने की, जो तकनीकी खराबी है उसे दुरुस्त करने की प्रयास कर रहे हैं हम। आपको हमारी आवाज आ रही दिव्या जी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी, पर लेकिन ये गोल गोल घूम रहा है नेट का। मेरा कहीं नेट जी का जी गोल गोल जी। घूम रहा है। अ, दिव्या, कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी बंद करूँ सर? फिर एक बार आपसे कनेक्ट। फिर कोशिश कर रहे हैं हम आपसे पुनः जुड़े, पुनः आपसे बात करें, चर्चा को आगे रखें। चल रहे थे हम आपके जीवन के घरेलू प्रतियोगिताओं के बारे में, और एक बार कोशिश हम अ, आपसे जुड़े। संपर्क थोड़ा सा टूट गया है। और दिव्या जी, आ रही है हमारी आवाज अब आप तक? दिव्या जी, हाँ जी। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, मेरे नेटवर्क पूरे आ रहे हैं और पूरी आवाज भी आ रही है जी आपकी जी मुझे। जी जी जी। दिव्या जी, हम बात कर रहे थे आपके भारत केसरी के बारे में, जो आपने 8 बार जीती है। उस भारत केसरी के की यात्रा थी आपकी जो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 8 बार तो मैंने भारत केसरी जीते हैं और 7 बार मैंने अलग अलग तरह के मतलब जैसे वो जीते हैं, जैसे यूपी केसरी और जी राजस्थान केसरी, जम्मू कटरा केसरी। ये सब मैंने अलग अलग करके मैंने टाइटल 15 बार जीते टोटल। जी जी जी। दिव्या जी, आपके यदि हम मुकाबले की बात करें तो कई सारे मुकाबले यादगार हैं, लेकिन एक मुकाबला जो कि सबके दिल में रह गया, वह गीता फोगाट जी के साथ। वह मुकाबला जो आपने 10 दोस्तों ने परास्त किया था, किस प्रकार से था वो मुकाबला? वो मुकाबला मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ी, मुझे 10-15 दिन पहले ही मेरे थोड़ा फीवर हो गया था और मेरी तैयारी जी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। और मैं थोड़ा घबरा भी जी गई थी, कितनी सीनियर प्लेयर मेरे सामने है, पर लेकिन उस टाइम पे मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई हो चुका था। तो मेरा यही जी था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मैं क्वालिफाई करा के आई हूँ और इस टाइम पे मैं अच्छी हूँ। पर पापा ने भी थोड़ा समझाया तो कि मैं खुल के लड़ू, अगर मैं हार भी गई तो कुछ नहीं होएगा, जीत गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं थोड़ा जी खुल जी के जी लड़ी तो उसका ही नतीजा ये था कि मैं उनसे जीत पाई। जी जी। और फाइनल में जिस प्रकार से आपने रितु मलिक जी को हराया, यादें। हाँ जी, तो उनके साथ भी मेरा बहुत तगड़ा मुकाबला चला, लास्ट के कुछ सेकंड में मैं जीत पाई थी। तो कुश्ती का जी यही रहता है, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, यही रहता है। बस हमें अपनी मेहनत जी ठीक रखनी चाहिए और सिर्फ भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। जी जी जी। दिव्या जी, आपके भारत में खेले गए मुकाबलों के बारे में हमने आपसे बातचीत की। अब आपसे बात करेंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की। इंटरनेशनल पदार्पण किस प्रकार से आपका हुआ? जी। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की किस प्रकार से आपका इंटरनेशनल मैच की शुरुआत किस प्रकार से हुई? 2013 में हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया जी कि मेरा पहला मुकाबला था मंगोलिया में और जी बहुत ही अच्छा था। मैं पहला मुकाबला अपनी लाइफ का जो इंटरनेशनल बाउट में पहली लड़ी थी, वो मेरी जापान की लड़की थी, उसके साथ था और जी वो मैं जीत गई थी। तो वहां पे जी मैंने सिल्वर मेडल लाया था, फिर मेरे इंटरनेशनल की शुरुआत हो गई है। पर लेकिन जिस जैसे मैं सीनियर हो चुकी हूँ उस हिसाब से मेरे बहुत ही कम, मेरा अनुभव कम है विदेश लड़कियों के साथ लड़ने का, फॉरनर्स के साथ जी बहुत कम है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा कि मेरी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही कम है। मेडल मेरे जैसे 24 मेरे टूर है तो उसके हिसाब से मेरे सिर्फ 15 या 16 ही मेडल है।
जी तो वो इस वजह से कि मेरे इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत कम है। पर लेकिन अब जैसे जी सीनियर में आ चुकी हूँ, और जो हमारे कुश्ती संघ के मतलब ब्रिजभूषण सर है वो टीम बाहर पहुंचाते हैं, जिससे हमें अनुभव हो ज्यादा से ज्यादा, और हम कुश्ती लड़े जी ज्यादा से ज्यादा, और बाउटे करें, प्रैक्टिस करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हम खुले। तो उससे हमें काफी फायदा होता है। जैसे यूएसए और तुर्की, वो अलग अलग जगह हमें भेजते रहते हैं। जी जी जी। दिव्या जी, एक और दौरे की हम बात कहेंगे 2017 का, वह साउथ अफ्रीका का दौरा, जोहान्सबर्ग। गोल्ड मेडल आपने अर्जित किया था, उस दौरे की कुछ यादें। जी जी 2017 साउथ अफ्रीका का वो दौरा। जी। फाइन। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का। जी जी हाँ जी, तो वहां पे मेरी पहली कुश्ती तो थोड़ी हल्की थी, जी और दूसरी कुश्ती मेरी थी नाइजीरिया की पहलवान थी, वो बहुत ही तकड़ी थी, मतलब शरीर से बहुत जी तगड़ी थी। मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था, पर लेकिन जी तब मैं उनसे जीत गई। तब मुझे पता चला कि वो 2 बार की ओलंपियन है, और 2012 में उनका ब्राउन्ज मेडल है। और जब हमारी एशियन गेम्स में हमारी कुश्ती, तो मैं उनसे हार गई। मेरे साथ यही होता जी है कि जी अगर जी मुझे कोई बता दे कि वो तगड़ा है या फिर ओलंपियन है ऐसे करके, तो मैं हार जाती हूँ। और जो मुझे नहीं जी पता रहता तो मैं जीत जाती हूँ। वो इस कारण की मेरा अनुभव जी बहुत कम है बाहर विदेश लड़ने के। पर लेकिन जी अब जी ऐसा कुछ नहीं है, अब चाहे कोई भी आ जाए, अब मैं खुल के लड़ती हूँ। जी। वही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जैसे आपको पता चलता है कि सामने वाला खिलाड़ी यदि मजबूत है, बहुत बड़ा चैंपियन है, तो अब आपका थोड़ा सा यदि हम कहें मस्तिष्क में काफी विचार चलते हैं। तो आपने या आपके कोच ने ऐसा क्या कुछ सिखाया आपको अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल पाने के लिए, अपने गतिविधियों पर कंट्रोल पाने के लिए क्या कुछ किया आपने? वो तो मतलब मेरे कोच है, मेरे भाई है, विक्रम सर है, जी व्लादिमीर सर है, मेरी दोस्त नीना। तो ये सारे ही मुझे बताते रहते हैं। ज्यादातर नीना मेरे साथ रहती है, वो मुझे जी वीडियो वगैरह दिखाती रहती है, और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं सभी, कि उनके भी 2 हाथ पैर है, मेरे भी 2 हाथ पैर है। वो उनका टाइम था जब गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अब ये मेरा टाइम है, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो रिजल्ट सिर्फ मेरा आना चाहिए। तो यही चीज जी मुझे मोटिवेट करती है। और मैं काफी मतलब मेरे पापा मुझे समझाते रहते हैं, जिसके कारण अब मैं थोड़ा बाहर बाहर की लड़कियों से थोड़ा खुल के लड़ने लगी हूँ। जी जी जी। दिव्या जी, ये तो हो गई साउथ अफ्रीका और उस दौरे के बारे में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जिसमें कि 2017 में आपने सिल्वर मेडल लिया, 2019 में ब्रॉन्ज मेडल लिया, 2020 में आपने गोल्ड मेडल जीता। तो उस यदि हम कहें एशियन चैंपियनशिप की क्या कुछ यादें हैं आपके साथ जुड़ी? हाँ जी, 2017 में जब मेरा मेडल आया तो मुझे मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी। बस यही जी था कि इंडिया में हो रहा है, और मैं पहला, मेरा सीनियर एशिया है, भगवान कुछ भी जी कुछ कुछ ना कुछ दे ही देना, मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा लड़ूंगी। पर लेकिन मेरा जी वहां पे सिल्वर मेडल आया था। फिर 2018 में मेरा मेडल मतलब कुछ सेकंडों से आता आता रह गया था एशिया चैंपियनशिप में। फिर जी 2019 में चाइना में था, तो वहां पे मैंने ओलंपिक की सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, मंगोलिया की जो लड़की थी उसको हराया था थर्ड की बाउट में। जी और जो 2020 में मैं जापान के साथ गोल्ड मेडल की मैच जीती हूँ, वो 5 बार की जूनियर की और अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियन थी। तो अब लड़ते जी लड़ते अनुभव भी हो रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस भी ज्यादा है मेरी, और मेरे साथ कोच भी लगे हुए हैं। तो और उस टाइम, और दूसरी बात की ओलंपिक भी आ रहा है, तो इस टाइम पे फोकस ओलंपिक का ही है। तो ये एशिया हुआ जी या फिर जो ये छोटे छोटे गेम हुए, तो ये थोड़े अब आसान लगने लगे जब हमारा टारगेट बड़ा हो चुका है, क्योंकि जी जी जी। दिव्या जी, अब बात करते हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम की, जो कि गोल्ड कोस्ट में हुआ था। वहां पर आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा था आपके लिए? बहुत ही अच्छा था। क्योंकि जिस चीज को जी मैं अपने सपनों में देखती थी 2010 में, मैं सुशील पहलवान जी की बाउट देखने स्पेशल में आईजी स्टेडियम में गई थी। 2014 में हम रात जी रात को टीवी पे बैठ के देखते थे कुश्तियां, किसी के घर में जाती थी अगर लाइट नहीं होती थी। और खुद फिर जी मतलब 10 8 साल बाद, 4 साल बाद मैं खुद एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हूँ। तो मेरे लिए जी सपने जैसा था। पर लेकिन सपने भी जी साकार हो जाते हैं जब हमारे अंदर जुनून होता है कुछ करने का, मेहनत होती है हमारी, और भगवान हमारे साथ होता है, तो सब चीज पूरी हो जाती है। तो जब मैं जी कॉमनवेल्थ में गई तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। हर एक दिन मैंने कहा मुझे जीना है अच्छे से, कि हाँ मुझे हमेशा याद रहे। और मुझे आगे भी, जी चाहे 2022 में, 2026 में हो, मुझे सारे कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स लड़ने हैं। कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना, मुझे अपनी मेहनत पूरी अच्छी रखनी है।
और जिस कारण मैं 2018 में एशियन गेम्स था, मैं उसमें भी जा पाई और उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई। जी जी जी। दिव्या जी, जिस प्रकार से आपने कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, अपने भारत में कई मैच खेले हैं, विदेशों में कई मैच खेले हैं। यदि आपसे बात करें हम कि भारत में खेलना और विदेशों में खेलना, किस प्रकार का अंतर एक खिलाड़ी के लिए नजर आता है? से होता सेम ही है, बस हमारी मेंटेलिटी थोड़ी हो जी जाती है कि ये फॉरनर है या फिर हम बाहर विदेश में लड़ रहे हैं। इंडिया में अगर वही लड़की आ जाए तो हम एकदम जी। टक्कर मार मार के बस जीतना ही है ऐसे कर जाते हैं। और जब बाहर लड़ते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है, एक चूक हो गई तो जी। ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट चला गया, थोड़ा थोड़ा रहता है। पर लेकिन इंडिया में वही टक्कर से लड़ते हैं तो वही माइंड का खेल है और कुछ भी नहीं है। और दिव्या जी, जब भारत में आप खेलती हैं तो भारतीय समर्थक, भारतीय दर्शक जो शोर शराबा करते हैं, जो एक प्रेशर निर्माण करते हैं, तो कई कभी ऐसे लगा कि थोड़ा सा लोगों की आशाओं पर खरे उतरने के लिए क्या कुछ किया जाए, कुछ दबाव नजर आता है भारत में खेलने पर? सिर्फ दिमाग के ऊपर रहता है कि ये दबाव है या फिर हम फ्री माइंड खेल रहे हैं या फिर हमें मजा आता है कि हम इंडिया में लड़ रहे हैं। जी जी 2017 में जी मैं बहुत खुल के खेली कि सिर्फ मेडल आना चाहिए। और जी 2015 में मैं पहला मेरा था जो इंडिया में था, जी तो मैं बहुत खुश थी। कैडेट था मेरा, एशिया था। मैं बहुत खुश थी कि जी मुझे मतलब कि इंडिया में हो रहा है काफी, मतलब मुझे करके दिखाना है, तो मेरा गोल्ड मेडल आया। 2017 में भी जी ऐसा ही हुआ और 2018 में मैंने प्रेशर ले लिया कि इंडिया में सब देख रहे होंगे और मेरा कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है और अब तो मुझे गोल्ड मेडल लाना है, वरना ये सोचेंगे कॉमनवेल्थ में आ गया और यहाँ पे सिल्वर आया है। तो मैं ऐसी एकदम ब्लैंक हो चुकी थी और मैंने मतलब एक टेक्निक भी नहीं मार के दी, फिर मैंने वहां पे सिल्वर मेडल लाया था। जी तो जी जी मतलब दिमाग से एकदम हो चुका था पागल कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। और 2020 में मैं फ्री माइंड लड़ी की, मतलब बहुत सौभाग्य की बात है कि इंडिया में हो रहा है, सब देखने आए हैं, सब चेयर अप कर रहे हैं, घर वाले भी देख रहे हैं। विदेश में तो जा नहीं सकते पर कम से कम यहाँ देख रहे हैं, तो वही चीज सिर्फ माइंड से ही होती है और किसी चीज से नहीं होती। तो इसलिए मेरा गोल्ड मेडल आया 2020 में इस चैंपियनशिप में। जी जी। दिव्या जी, आपने भारत में खेलने की बात की। अब एक बहुत ही बेहतरीन खेल का प्लेटफॉर्म यदि हम कहें, एशियन गेम्स, जिसमें कि आपने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया, भारत के लिए कांस्य पदक जीता। तो वह 2018 के एशियन गेम्स के बारे में कुछ बताएं। एशियन गेम्स का मतलब बहुत बड़ा गेम्स माना जाता है, पर लेकिन जी एशिया चैंपियनशिप और एशियन गेम्स एक जैसे ही होते हैं। एशिया चैंपियनशिप में जी भी वही लड़की आती है और एशियन गेम्स में भी वही लड़की आती है। बस जी थोड़ा चैंपियनशिप और गेम्स में आ जाता है ये, तो थोड़ा दबाव रहता है इस चीज का कि गेम्स थोड़ा है, मतलब बड़ा होता है, बस इतना ही फर्क रहता है। जी पर लेकिन जब मैं एशियन गेम्स में गई तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जिस लड़की से पहली बाउट हुई थी उससे मेरी बाउट हो चुकी थी, और जिससे मेरी सेकंड बाउट हुई थी मंगोलिया की लड़की से, उससे मेरी बाउट हो चुकी थी। जी तो मतलब उस टाइम पे मैं बहुत खुल के खेली, थोड़ा पैर में मेरे इंजरी थी। तो बस भगवान से यही था कि कोई सा ना कोई सा मेडल आ जाए, तो भगवान ने सुनी मेरी और मेरा ब्राउन्स मेडल आया, तो उससे भी काफी खुशी थी कि भगवान कहीं ना कहीं मेहनत एडजस्ट कर ही देता है, और मेरा जो ब्राउन्स मेडल आया वो सिर्फ भगवान की देन से जी है। जी जी जी। दिव्या जी, आपने एशियन गेम में पदक जीता, पूरे भारत को गौरवान्वित किया। जब आप जीत कर लौटी, तब जिस प्रकार से आपका स्वागत हुआ, सभी आपके चाहने वाले आपसे मिले, आपके घर परिवार के लोग, कैसा लग रहा था उस समय जीतने के बाद घर लौटने पर? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सभी आए थे मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, मेरी मम्मी, मेरे जी पापा, मेरे भाई, मतलब मेरे दोस्त और मेरे अखाड़े के बच्चे सभी मुझे लेने के लिए आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे एक जी मेडल से सबको इतना गर्व महसूस हो रहा है, तो मुझे आगे और अच्छे जी करके दिखाना है। और मैं जी सौभाग्यशाली हूँ जो मैं देश के लिए लड़ रही हूँ, देश के लिए मेडल ला रही हूँ। तो बस यही चीज मैं अपनाती हूँ, और मतलब मैं सिर्फ अपने देश के लिए और अपने अखाड़े के लिए और अपने मतलब अपने घर को के लिए मैं मतलब ये सोचती हूँ कि मैं पूरा अच्छा करके दिखाऊं कि इन्हें गर्व महसूस होए मेरे ऊपर, मेरे देश को मेरे ऊपर गर्व महसूस होए कि और मुझे भी अपने आप पे गर्व है कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने देश के लिए खेलना। जी जी। दिव्या जी, आपने एशियन गेम में पदक जीतकर आपने लौटी, और एक विषय, एक वाक्य और कुछ ऐसे जो कि बेबाक लड़की नजर आई आपके वाक्यों में, जब आप दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से आप मुलाकात हुई, जब उन्होंने सबको बुलाया, आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई,
और उस मीटिंग में जिस प्रकार से आपने अपने दर्द को बताया पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, वह जो बेबाकपन था आपका, वो जो दर्द था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे वो बात 2 साल पुरानी हो चुकी है और मैं मतलब थोड़ा भूलना भी चाहती हूँ कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत बात बता सकती हूँ कि जिस टाइम पे मैं जी मेडल लेके मतलब हमको बुलाया गया तो मेडल आ चुका था, सब बधाइयां दे रहे थे, वही सब जो हर स्टेट में होता है या फिर हर कोई करता है, चाहे कोई भी हो। उस टाइम कोई फायदा नहीं है, पर लेकिन जिस टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे हमें सपोर्ट ना मिलना, जी और दिल्ली से मुझे ऐसी कोई खास सपोर्ट नहीं मिली। और जी वो बात तो आप छोड़िए, वो तो मेरे साथ हुआ ही हुआ। उसके बाद जो हुआ, जो कि मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, कि कितनी जो मेरे अवार्ड्स वगैरह थे वो भी मुझको नहीं दिए गए, सिर्फ उसी बात के ऊपर जी 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 कि मैं एशिया में मेरा जिसमें सिल्वर मेडल आया था, जो कि मैंने बताया कि जी तब मैं दिल्ली की तरफ से लड़ी थी, और उस अवार्ड जी के मुझे अभी तक जो मेरे पैसे थे उस अवार्ड के मुझे पैसे भी नहीं दिए, और जो मेरे एशिया में सिल्वर मेडल आया था उसके भी मुझे पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ किस कारण, इस कारण। तो यही होता है कि जो सच बोलता है उसके साथ यही होता है, पर लेकिन मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास रखती हूँ और सच पे विश्वास रखती हूँ, तो इसलिए मैं सच बोलती हूँ। और इसलिए मैंने उस दिन सच बोला कि जो बच्चा मेहनत करता है उसको अगर सपोर्ट ना की जाए तो चलो, मैं तो आगे निकल के आ गई, मेरे साथ ओजी की कंपनी थी, मेरे माँ बाप थे, मेरे अखाड़े का सपोर्ट था जी मेरे साथ पूरा, मैं आगे जी निकल गया। पर लेकिन जिसके साथ ये सपोर्ट नहीं रहता वो बच्चा सिर्फ दबा का दबा रह जाता है, वो पीछे रह जाता है। इस कारण जी हमारे जी जी इंडिया के प्लेयर कितने ही जो दब के रह जाते हैं, फिर वो छोटे मोटे काम देख लेते हैं कि चलो ठीक है नहीं जी हो पाए तो हम क्या करें। तो ये सिर्फ बुरा जी लगता है अब। तो इन चीजों से मतलब कितने ही प्लेयर दब के रह जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए मुझे उस दिन जी गुस्सा जी आया और जी मैंने अपनी बातें बयां की कि आज पैसे देने से या फिर हमें बधाई देने से कोई भी फायदा नहीं है। ये पैसा या फिर ये जी बधाई या फिर जो आप आज सब कर रहे हो ये हमें पहले करना चाहिए था, जिसके कारण हमारा ब्राउन्स मेडल आया, आज क्या पता गोल्ड मेडल आते। तो यही चीज है कि बाद में किया जाए तो उससे अच्छा है कि आप पहले करो। ये आप जी अब जी कर रहे हो उसको कोई फायदा नहीं है, जिस टाइम हमें जरूरत है आप वो करो। अब आप देखिए कि हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी सर है, और जो राठौर सर भी रहे, और उन्हें खेलो इंडिया आया है, इस कारण जी छोटे जी छोटे बच्चों को हेल्प मिल रही है, वो आगे निकल के आ रहे हैं। किस कारण आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें हेल्प मिल रही जी है। पर जी जी लेकिन 2018 तक जब मैं थी उस टाइम तक ये नहीं था, 2017 तक नहीं था ये। पर लेकिन जी अब जी आया, किस लिए आया है कि बच्चे निकल के आ रहे हैं, इसलिए आगे जी निकल जी के जी आ रहा है। और कितनी अंडर 14 अंडर 15 ये छोटे छोटे बच्चों के लिए निकल के आ रही है, जिससे वो लड़े, आगे बढ़े, बचपन से उन्हें खेल का अनुभव होए। तो यही चीज है जो प्लेयर्स को आगे निकल के आती है। ये नहीं कि अगर आज कुछ बन गए तो आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, जब कुछ नहीं थे तब कोई 10 रुपए की भी ना पूछे, कोई ग्लूकोज की भी ना पूछे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो सच था वो मैंने सच बताया, उससे ज्यादा मैंने अपनी तरफ से या किसी और की तरफ से मैंने कुछ बात बना के नहीं बोला। अगर ओके कोई मैं बात बना के बोलती तो मेरे मुंह के सामने जवाब आता। जो सच था मैंने जी सच बोला अपना। जी जी बिल्कुल दिव्या जी, आपने पूरी बेबाकी के साथ अपना दर्द सभी के सामने रखा, और ये जरूरी भी था आपके लिए और आपके बाद आने वाले भारत के उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो कि वंचित रह जाते हैं इस तरह की सुविधाओं से, और भारत वंचित रह जाता है कई पदकों से विश्व स्तर पर। तो आपकी यह बात जायज थी, और सरकार और को, देश सबसे को, बड़ी बात की, अ, चाहे मुझे मुझे उसका कोई जी फायदा नहीं हुआ, पर लेकिन जो आने वाले जी बच्चे उनको बहुत फायदा जी हुआ। जी अब एशियन गेम्स जी के 1 करोड़ कर दिए हैं, जी 50 लाख, 30 लाख अब इतने जी हो चुके हैं, और जी पहले जी 30 लाख, 15 जी लाख 10 लाख इतने थे। तो चलो मेरा नहीं हुआ तो चलो और बच्चों को तो फायदा हुआ जिसके जी लिए जी मैंने जी किया। मैं तो कंपनी जी स्पॉन्सर हूँ, मुझे तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर जी लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको कोई सपोर्ट नहीं जी कर जी रहा है। जी 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 बिल्कुल खिलाड़ियों को सपोर्ट की आवश्यकता है, और इस देश के करोड़ों लोग आप जैसे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, बंधे हैं, और हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, और आप देश के लिए इसी प्रकार से पदक जीतते रहे, स्वर्ण पदक जीतते रहे। ये तो हो गई सीएम से मुलाकात। अब आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी जो मुलाकात हुई उसके बारे में कुछ बताएं। जब मुझे पता चला कि मतलब फोन आया मेरे पास एक दिन पहले कि आपको ऐसे ऐसे ताज होटल में आना है और आपको जी मतलब मोदी जी से मिलना है, कि ऐसे जी ऐसे वो सब प्लेयर्स से मिलेंगे जो जो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओ सॉरी, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में से मेडल लाए हैं।
तो जी मैंने कहा पापा जो ये टीवी पे आते हैं ये मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पापा ने कहा हाँ ये। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जब मैं उनको टीवी पे जी देखती थी मैं सोचती थी कि मैं पता नहीं कभी इनसे मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी, जी या जब सर जी मेरे आमने सामने रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी। पर लेकिन जी जब मतलब मैं नरेंद्र मोदी सर से मिली, मोदी से मिली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हाँ जो इंसान अगर कुछ बनना चाहे कुछ पाना चाहे किसी चीज जी तक पहुंचना चाहे तो वो पहुंच सकता है। मुझे उस दिन जी यकीन हो गया था जब मैं उनसे फेस टू फेस मिली कि हाँ कि जो हमारे देश के पीएम मोदी प्रधानमंत्री मतलब सर से मैं मिल रही हूँ मोदी जी से, और जी एक नॉर्मल जी लड़की सिर्फ एक गांव से निकली हुई और इनसे मिल जी रही है। तो उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि हाँ मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ और कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस मन में करने की जी लगन होनी चाहिए। तो जब मैं उनसे जी मिली तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैंने ये जी सोचा कि एक बार मौका और मिलेगा जब कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम से मेडल आएगा। तो मैं एशियन जी गेम्स जी में जी मेडल लाई और फिर दोबारा मिली। जी 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 यही प्रोत्साहन, यही उत्साह जो आपको मिला, आपने जीता पदक को। और एक उत्साह और एक प्रोत्साहन जब आप कहीं पर मुख्य अतिथि के तौर पर जाती हैं, जब आपको बुलाया जाता है वीआईपी के तौर पर कुछ संबोधन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, तब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। पहले पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि मुझे जी ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, और जी जहाँ मैं स्कूल में जब हम टाट पट्टी पे नीचे बैठते थे और जब हमारे स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आता था तो मैं ऐसी सोचती थी कि पता नहीं ऐसा कभी एक ही बार सोचा होगा गलती से कि कभी मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और जब मैं उस जगह पे बैठी तो मुझे पता चला कि सिर्फ बंदे की मेहनत ही उसको पहुंचा सकती है। जिस टाइम मैं वहां पहुंची तो मेरी कितनी बार मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि एक जी गांव से निकल के लड़की मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है। जब एक मॉडल स्कूल जी है दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल, जब मैं उसमें गई तो जी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और जी गर्व महसूस हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने आज मुझे यहाँ पे पहुंचा दिया कि मुझे इतने बड़े स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाने मुझे बुलाया उन्हें, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे। जी 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 दिव्या जी, आप सभी की चहेती बन गई हैं, सभी की प्यारी बन गई हैं। और यदि हम कहें आप रेसलिंग करती हैं, रेसलिंग में कौन सा, यदि हम कहें मेल रेसलर या फीमेल रेसलर जो आपको पसंदीदा है, जिसका खेल या व्यक्तिमत्व आपको पसंद आता है? सुशील कुमार भैया है, मुझे उनका गेम बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब जी पहलवान जी ऐसा लड़ते हैं कि एकदम टाइगर की तरह, और मैं भी जी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी टाइगर की तरह लड़ूं, मैं भी बहुत अच्छा लड़के दिखाऊं। जी बस ये है कि उनके 2 मेडल है, मतलब उनकी वजह से आज कुश्ती की पहचान है, तो मेरे जी वो फेवरेट है। जी 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 ओलंपिक में उन्होंने पदक दिलाया है। और एक बात दिव्या जी, ओलंपिक 2020 का थोड़ा सा पिछड़ गया है, किस प्रकार से तैयारी चल रही है आपकी ओलंपिक खेल को लेकर? मेरी तैयारी आज भी अच्छी चल रही है, और जी लॉकडाउन मतलब खुल चुका है पर लेकिन मेरे लिए लग रहा है क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो और भी ज्यादा कोरोना बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगी हमारी तो और भी ज्यादा दिक्कत जी होगी। क्योंकि जो ये गेम है ये सिर्फ एक गेम है, पर लेकिन जो ये जी जीवन है मतलब पहले जीवन है बाद में गेम है। तो जी मैं जी जी इस टाइम पे अपने घर पे ही हूँ और घर पे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, और सबको भी यही सलाह दूंगी कि अभी आप अपने अपने घरों में ही रहे, क्योंकि अगर कोरोना ठीक नहीं होएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। पर लेकिन मेरी जी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से चल रही है, पर लेकिन मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ दिन रात कि जल्द से जल्द वैक्सीन बने, क्योंकि इतने लोग रोज मर रहे हैं, जी इतने जी लोग परेशान हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महामारी चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है देश के ऊपर, एक भारी भरकम इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशानी वाला टाइम है ये। तो पर जी चलो कोई नहीं, अगर बुरा टाइम आया तो अच्छा भी टाइम आएगा, और जब हमारा अच्छा टाइम आएगा तो हमें उस बुरे वक्त का पता चलेगा कि जी हमने ये टाइम कैसे बिताया, घर पे बिताया। नहीं तो लोग तो ये सोचते थे कि हमारे पास मरने तक की फुर्सत नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सबका टाइम सीमित था कि आज यहाँ जाना जी है, इस जी जी घंटे ये करना है, इस घंटे ये करना है। पर लेकिन जी भगवान ने जी सब कुछ रुकवा दिया कि हाँ मैं हूँ सबसे पहले। जी जी ईश्वर ने सभी को याद दिला दिया कि हम भी हैं इस संसार में, आपके इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। और उन्होंने जी बता दिया पूरे विश्व को कि वे हैं। और हम रोज उनका नमन करते हैं, उनसे आशीष मांगते हैं और अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। ये दिन भी चले जाएंगे,
लेकिन आपके दिन की बात कहें दिव्या जी, जिस प्रकार से हाल ही में अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, सभी ने योगा अभ्यास किया है। खिलाड़ियों के लिए योगा काफी मायने रखता है, प्रैक्टिस काफी मायने रखती है, डाइट काफी मायने रखता है, और मेडिटेशन जो दिमाग पर कंट्रोल पाने के लिए आप लोग मेहनत करते हैं। तो आप किस प्रकार से योग को, प्रैक्टिस को, मेडिटेशन को देखती हैं? क्यों? क्योंकि चीज है, योग ऐसी चीज है कि वो जल्दी से कोई बीमारी पास आने नहीं देती है। जी योग हमारे शरीर में मतलब कितने बहुत ही मतलब छोटी परेशानी हमें होती है, अगर हम योग कर रहे हैं, योग से हमारे इतने जी बेनिफिट है कि मतलब एक तो जी कोई बीमारी हमें लग नहीं सकती, हमारा माइंड शांत रहता है, हमारा मन शांत रहता है, और दूसरा कि हमारे शरीर जी के वेट कम होता है। मतलब कितनी चीजें हैं इससे जो हमें मिलते हैं। और इस टाइम पे कोरोना जैसे चल रहा है, कोरोना फैल रहा है, अगर हम योग करेंगे तो जल्दी से हमें ये भी नहीं लगेगा। तो अगर हमें एक ही चीज से इतने फायदे हो रहे हैं तो हमें ये चीज अपनानी चाहिए। और योग के बारे में जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने भी कहा था, उन्होंने भी लिखा था, किरण रिज्जू सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो पोस्ट की थी, और मतलब सभी जी ने योग के बारे में लिखा था। तो योग इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो इम्पोर्टेंट ना होता तो ये चीज मनाई भी ना जाती। तो योग जी इम्पोर्टेंट है, जी इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि योग हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो हमें करना जी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल जी इंसान है वो पूरे दिन कुछ नहीं कर सकता, कि ज्यादा जिम नहीं जा जी सकते या और कुछ नहीं कर सकते, योग कर सकते। योग से हमें हर एक फायदा मिलता है। और जो जी पढ़ाई करते हैं बच्चे, उन्हें उनका उनका मेडिटेशन भी हो जाता है, और हम उनका ध्यान भी केंद्रित रहता है। जैसे हम कुश्ती कर रहे हैं, हमें भी ज्यादा गुस्सा नहीं आता, या फिर हम हमारा माइंड शांत रहता है, हमारा मन शांत रहता है। योग करने से, मेडिटेशन करने से इतनी चीजें हैं कि हमें फायदा देती है। तो हमें योग अपनाना चाहिए। और इसलिए मैंने योग दिवस पे मतलब एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, और मैंने खुद भी योग करती हूँ, और मैं रोज डेली योग करती हूँ। मैंने सबको भी बताया था कि योग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो सभी ये जी चीज जरूर अपनाएं। जी दिव्या जी, एक सवाल और मेरे मन में उठता है। हमने आपके जीवन के बारे में देखा है, मुश्किल परिस्थितियों से उठकर आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला, आपकी जीवन यात्रा, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके कोच, सभी ने मेहनत की है। थोड़ा सा कोच के बारे में और अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता दे चलते चलते। मेरा ट्रेनिंग सेंटर गुरु प्रेरणानाथ अखाड़ा है, जो दिल्ली में ही है। और जो मेरे जी विक्रम सर है, वो मतलब काफी हार्ड वर्क करते हैं। उन्होंने वो मतलब इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जो मेरे व्लादिमीर सर है, मतलब कितने ही ये होता है कि अगर इंडिया के कोच ये सोचते हैं कि बाहर के कोच कितने ही सोचते हैं, अभी तक तो मेरे सामने ऐसे कोई है नहीं, पर लेकिन कितने सोचते हैं कि नहीं, मैं ही होना चाहिए, बाहर का कोच नहीं आना चाहिए। पर लेकिन मेरे कोच ऐसे नहीं है। विक्रम कुमार सर ने मेरे जूनियर सर से बात करी, मेरा शेड्यूल बनाया, जिसके कारण जी ये रिजल्ट आपके सामने है। और आगे भी जी मैं कोशिश करूंगी, भगवान ने चाहिए रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और मेरी प्रैक्टिस अच्छी जी चल रही है। और जो मेरा सेंटर जी है, जी वहाँ पे भी लड़कियां मतलब मेरे वेट की भी है, मेरे से नीचे भी है, ऊपर भी है, तो सभी वेट का अनुभव होता है। और करने से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है मेरे सेंटर पे। जी 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 दिव्या जी, खेलते खेलते रेसलिंग के मैट पर या कभी आपको इंजरी हुई हो, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी चोट? जी, ये तो एक मतलब भाग है हमारी कुश्ती का, कि चोट तो हमारे जी मतलब आए दिन थोड़ी बहुत छोटी बहुत चलती रहती है। जी दिव्या जी, एक सवाल और मन में उठता है। फिल्में आपको पसंद है? थोड़ी बहुत। कई खिलाड़ियों पर फिल्में बनी हैं। हाल ही में आपने दंगल देखी है, महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म देखी है, और अभी हाल ही में शूटर दादी की फिल्म जो आई थी, और क्रिकेटर अंजलि जी की यहाँ पर फिल्म आ रही। आपके जीवन पर यदि फिल्म बनाई जाए भविष्य में, तब आप कौन से कलाकार को अपने रोल में देखना चाहेंगी? मेरा ऐसा कोई कि खास नहीं है कि बनाए, पर लेकिन जी मैं जो फेवरेट हीरोइन है वो कंगना रनावत है। मैं उनकी जी बहुत जी बड़ी जी फैन हूँ, क्योंकि वो जी एकदम सच्चाई बोलती है, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो बोलना है उनको वो बोलना है। तो जी जी मुझे वो जी बहुत पसंद है। अगर वो मेरे ऊपर फिल्म बनाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई मैन में मतलब कि मुझे सन्नी देओल सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका किरदार भी बहुत जी अच्छा जी है, हर एक फिल्म में धाकड़ है वो। जी तो जी जी इन दोनों में फिल्म कोई भी बनाए मुझे अच्छा लगेगा। पर लेकिन अभी मेरे ओलंपिक है, कितने गेम्स है, तो जी बाकी सब जो देख रहे होंगे मुझे, या फिर आपके ऊपर है कि फिल्म बने, है ना मेरे वो। तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर फिल्म बनेगी तो जी उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। जी 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 और अभी जो आपके सामने दिव्या बताया, ये सिर्फ एक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। जब फिल्म बनेगी तब जी पता जी जी चलेगा कि बाकी है क्या।
जी जी जी। दिव्या जी, चलते चलते आप कुछ संदेश देना चाहेंगी इस देश को, लोगों को इस समय? इस समय बस ये बोलना चाहूंगी, लॉकडाउन का टाइम है, आप सब धैर्य बना के रखिए। बस ये जी सोचिए कि 2 रोटी हमें फिर भी मिल रही है अगर हम घर पे हैं। और इंसान किस लिए जी कमाता है? सिर्फ 2 रोटी के लिए कमाता है कि हमारा पेट भरा रहे। पर लेकिन जी हम जी जी हम हम पता नहीं किस चीज के पीछे भाग रहे हैं इस टाइम पे, कि लोग अब भी नहीं जी रुक रहे हैं, घरों में उनका मन नहीं लग रहा है, या फिर क्या हो रहा है। आप खुद देखिए कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और इतनी जी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस टाइम पे ये बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज प्लीज घर पे ही रुकिए। कोरोना जी वायरस 2-4 महीने में चला ही जाएगा, आया है तो जाएगा जी भी। तो धैर्य बना जी के रखिए और घर पे रहिए। और लड़कियों के जी लिए ये संदेश देना चाहूंगी कि कभी भी हमें मुसीबत से डर के भागना नहीं चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और जो हमने ठाना है वो हमें करके दिखाना चाहिए। और ये उतार जी चढ़ाव जिंदगी का एक हिस्सा है, चलता ही रहता है। जी तो जी जिंदगी में आए तो कुछ करके जरूर जाइए, ये नहीं आए हैं 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद चले गए तो उसका कोई फायदा नहीं। जिंदगी में आए तो कुछ करके दिखाइए। जी जी जी। दिव्या जी, आपका समय काफी कीमती है, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, समय हो चुका है आपसे कुछ समय के लिए विदा लेने का। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने पदकों का सिलसिला जारी रखा है, आने वाले समय में आप एक बहुत ही बढ़िया इतिहास लिखें इस देश के लिए, और एक आदर्श बनकर, एक प्रेरणा स्रोत बनकर सभी के सामने उभरें। और भारतीय तिरंगा जिस आन बान और शान के साथ आपने लहराया है, पूरे विश्व पर इसी प्रकार से लहराती रहें और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें सभी के सामने, और पूरा विश्व आपको देखता रहे। पूरे करोड़ों भारतीयों की ओर से मैं ईश्वर से कामना करता हूं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से कि आप आने वाले समय में विश्व विजेता बने, ओलंपिक में पदक जीते, कई पदकों का ढेर आप लगा दे, जिसे पाने के लिए लोग सिर्फ सपना देखें, और उन तमाम सपनों को पाने के लिए करोड़ों भारतीयों की जो आस है, जो दिल की प्यास है और ईश्वर से कामना है, हम सभी कामना करते हैं ईश्वर से कि आपकी लगन, मेहनत, परिश्रम रंग और एक ऐसा रंगीन सपना दिखाई दे पूरे विश्व के सामने, और भारतीय तिरंगा वही आन बान और शान के साथ लहराता हुआ, डोलता हुआ, आपके सीने को लिपटा हुआ, हम सब के लिए गौरवान्वित करता हुआ दिखलाई पड़े। स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से मैं राजेश यादव कुछ समय के लिए आपसे विदा लेता हूं, आपको जय थैंक हिंद कहता हूं, और बहुत थैंक जल्दी यू आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।